Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 4 of the chapter Hydrocarbons. Part 3 में हम एल्केन्स कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि एल्केन्स में आइसोमेरिज्म कौन से देखे जाते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म। और अब हम रिवाइज करते हैं नोमेनक्लेचर, जो हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें एल्केन्स में को करते हुए हम एक बार इनका नोमेनक्लेचर अच्छे से कर लें और उसको अच्छे से याद कर लें। और मैं अज्यूम करके चल रही हूं कि आपको नोमेनक्लेचर आता है और आपने पहले से नोमेनक्लेचर मतलब पिछले चैप्टर में अच्छे से किया हुआ है, और अगर नहीं किया है तो मैं इनकरेज करूंगी कि आप उसको एक बार देख लो और समझ लो, और उसके बाद ये जो मैं करा रही हूँ ये समझना और आसान हो जाएगा। मैंने इसको इसलिए पकड़ा हुआ है ताकि उतनी देर ये दोनों नहीं लड़े, तो एक्सक्यूज मी, ये सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है, यहाँ पे चुपचाप बैठी है तब तक। जो नोमेनक्लेचर पे हम आते हैं कि अगर हम एक कंपाउंड लें तो उसमें जितने भी कार्बन्स होते हैं हम कार्बन को एक नेम अलॉट कर सकते हैं, और वो जो नाम हम उसे अलॉट करते हैं वो इस बेसिस पे होता है कि वो और कितने कार्बन से अटैच्ड है। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अगर वो 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है तो इस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि प्राइमरी कार्बन मतलब जो सिर्फ प्राइमरी इज 1 डिग्री, जो सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, एक ऐसा कार्बन जिसका बॉन्ड सिर्फ एक और कार्बन के साथ है, बाकी तीनों जो है हाइड्रोजन है या कोई और एलिमेंट है, वो प्राइमरी कार्बन होगा। सेकेंडरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होगा जो 2 कार्बन से अटैच्ड होगा। टर्शरी कार्बन ऐसा कार्बन होगा जो 3 कार्बन से अटैच्ड है, और क्वाटर्नरी 4 डिग्री कार्बन वो होगा जो 4 कार्बन से अटैच्ड है। अब हमने एग्जाम्पल इस कंपाउंड का लिया, और इस कंपाउंड में हम देखें तो ये जो है 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसको अगर इसका नोमेनक्लेचर करो तो ये कौन सा कंपाउंड है, देखो हम काउंटिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो इस साइड लगे हुए हैं, और लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल के हिसाब से हमें उस साइड से कंपाउंड को नाम देने से पहले उसकी काउंटिंग उस साइड से करनी चाहिए जिस साइड पे उसको लोकेंट जो है वो लोएस्ट नंबर हो। अगर हम इस साइड से काउंट करें तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं 2nd कार्बन पे हैं, लेकिन अगर हम इस साइड से काउंट करें तो फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो 3rd कार्बन पे है, तो 2 3 से छोटा होता है, इसलिए हम काउंटिंग इस साइड से करेंगे। तो उस बेसिस पे ये इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो तीनों मिथाइल ग्रुप्स के लिए इसमें ये ट्राई मिथाइल कंपाउंड है जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, और उनके लोकेंट्स क्या है 2 2 2 मिथाइल ग्रुप तो 2nd पोजीशन पे है और एक मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पे है, तो इसलिए 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का नाम होगा। अगर हम मान लो इस साइड से काउंट करते हैं तो क्या होता, ये मिथाइल ग्रुप 3rd कार्बन पे है और ये दोनों मिथाइल ग्रुप 4th कार्बन पे होते हैं, तो 3 4 4 होता। तो 2 + 2 + 3 का सम क्या है और 3 + 4 + 4 का सम क्या, अंडरस्टूड है कि इसका सम जो है वो छोटा होगा, इसलिए हम इस नेम में इसको यूज करेंगे, मतलब हम काउंटिंग इस साइड से करेंगे। ये तो हुई नेमिंग। अब हम आते हैं कि ये जो लेबल करते हैं हम कार्बन्स को, ये कैसे करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग पीचू? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? सो ये देखो, ये पहला कार्बन है, ठीक है, ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है। अगर ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये कैसा कार्बन हुआ, ये प्राइमरी कार्बन हुआ, तो इसको हम लिखते हैं 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये बॉन्ड्स कितने कार्बन से बना रहा है, 2 कार्बन से, तो ये सेकेंडरी कार्बन है 2 डिग्री। ये कार्बन जो है ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कौन सा बना रहा है, ये 3 डिग्री बना रहा है। ये वाला कार्बन जो है ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री है। ये भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये भी 1 डिग्री है। ये भी एक ही से अटैच्ड है, ये भी 1 डिग्री है। ये कार्बन जो है अब देखो 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये 4 डिग्री है। और ये वाला कार्बन जो है ये भी 1 डिग्री है क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। तो इस तरह से हम जो है डिग्री या उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्नरी कार्बन हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। अब सवाल ये कि हम नोमेनक्लेचर में पहले हम इनके कार्बन्स को क्यों डिफाइन कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी हम IUPAC नोमेनक्लेचर में ये टर्म्स जो हैं सेकेंडरी, टर्शरी, इनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, और क्योंकि इनको इंक्लूड कर लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में तो हमें इनका पता होना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं इन कंपाउंड्स के नेमिंग में। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ और अगर ये लड़ेंगे तो हमें उनकी आवाज सहनी पड़ेगी। ओके, गो अहेड, गो। ओके, तो अब ये पहला कंपाउंड है, ठीक है। चलो इसको नेम करें। तो नेमिंग में हम कौन से रूल्स यूज करते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ड रूट क्या होगा, कि चेन जो है वो कितनी लंबी है, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये दिख रही है। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 तो भी 6 कार्बन आते हैं। तो फिर मैं ये टेढ़ी चेन क्यों चूज करूं, सोच के कि शायद अगर यहाँ एक और होता तो ये 7 कार्बन हो जाते हैं। अगर मैं इसको टेढ़ा करके गिनती तो मैं इसको अपनी मेन चेन मान लेती और इसको ब्रांच मान लेती, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 6 कार्बन ही है इस तरफ भी और ऐसे भी, तो मैं सीधी चेन को मेन मान के इसको ब्रांच मान लूंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं इस कंपाउंड में? पहली बात तो ये 6 कार्बन है, मतलब ये हेक्सेन है कंपाउंड। और इसमें जो ब्रांच आपको कैसे पता चलेगी? देखो, अगर एक पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ का जो ट्रंक है सीधा होता है, उसमें से ब्रांच निकलती है, ठीक है। अब ब्रांच जो है वो सिर्फ एक पत्ते के साथ हो या उसमें बहुत सारे पत्ते हो, फूल भी हो, फ्रूट भी हो, ब्रांच बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन स्टेम से वो एक जगह से निकलती है। तो आपको ये, अगर ये स्केलेटन है तो इसको आपने ट्री का ट्रंक मानना है, और ट्रंक में से जो एक बॉन्ड निकलता है वो जितनी बार ट्रंक में से के कार्बन में से बॉन्ड एक निकलेगा उसको आप एक ब्रांच मानोगे। तो फिर ये जो है, ये एक बॉन्ड यहां बन रहा है तो एक ब्रांच तो हुई ये, और एक बॉन्ड ये बन रहा है तो एक ब्रांच हुई ये, ठीक है। तो ये दोनों हो गई ब्रांचेस। इसमें 2 ब्रांचेस हैं और हमने ये देखा कि ये कंपाउंड क्या है, इसमें कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो नाम को एंड तो हेक्सेन में होना है, ठीक है। इट इज अ हेक्सेन। तो अब वर्ड जो रूट है हेक्सेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन, वो लिखने के बाद वो एंड जो है नेम हमारा इसमें होगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम देखें कि हम लोकेंट्स कौन से देंगे, हम नंबरिंग कहां से, किस डायरेक्शन से करेंगे, इसे हम पहले से ही चूज कर लेते हैं। तो एक बार यहां से काउंट करो 1 2, ये फर्स्ट लोकेंट सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो लोकेंट हुआ आपका 2 और दूसरा लोकेंट क्या हुआ 3 4 2 4। अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं तो हमारे लोकेंट्स क्या बनते हैं 1 2 3, थर्ड पहला आता है और 5 बाद में आता है। तो छोटा कौन है? 2 + 4 छोटा है और 3 + 5 बड़ा है। ये 8 है और ये 6 है, इसलिए हमारे लोकेंट्स हम ये वाले यूज करेंगे। इन अदर वर्ड्स जो काउंटिंग है वो हम इस डायरेक्शन से करेंगे, ठीक है। अब आते थर्ड स्टेप कि हमें लोकेंट्स भी पता चल गए। अब हमने देखना है इन सब्स्टिट्यूएंट्स को, कि ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। ये है C2H5, इसका मतलब ये है इथाइल ग्रुप, ठीक है। और ये क्या है? ये मिथाइल ग्रुप है। तो इथाइल, इथाइल एंड मिथाइल, इनका नाम लिखने से पहले हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ता है। इनका नाम हम किस हिसाब से लिखते हैं? कि अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं, इस हिसाब से नहीं कि लोकेंट जो 2 है वो पहले आएगा, कि जो भी सेकंड पोजीशन पे है उसको पहले लिखो, फिर फोर्थ पोजीशन पे है उसको पहले लिखो, नहीं। नंबरिंग तो आप इस हिसाब से करोगे कि किस साइड पे लोअर नंबर आ रहा है, लेकिन नेमिंग करते हुए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। तो E छोटा है या M पहले आता है? कौन पहले आता है? E पहले आता है, ABCD E, और M बाद में आता है। तो इसका मतलब इथाइल को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखो, ये इथाइल का लोकेंट क्या है? इथाइल किस पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे। तो इसे लिखेंगे हम 4, और वर्ड हमेशा नेम, आप अपने नाम को लिखते हो तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हो, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। सो 4 इथाइल या एथिल, 4 ethyl, 2 methyl and hexane। और मेथिल और हेक्सेन के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसे मिटा के दोबारा लिखा, ठीक है। 4 ethyl 2 methyl hexane इस कंपाउंड का नाम होगा, 4 ethyl 2 methyl hexane। अब हम आते हैं अगले कंपाउंड पे। इस पे अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? फिर से देखो कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। चेन्स कौन कौन सी हैं? देखो, एक ये मान सकते हैं हम, एक ऐसे मान सकते हैं,
एक को हम ऐसे मान सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो इस कार्बन के बाद ये भी 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है और ये भी 2 कार्बन है। तो आप अगर काउंटिंग करोगे, अगर आप इसको टेढ़ा भी कर दो तो भी आप 2 ही कार्बन और ऐड कर रहे हो, इस साइड चले जाओ तो भी 2 ही कार्बन आप ऐड कर रहे हो, और सीधे चलते जाओ तो भी आप 2 ही कार्बन ऐड कर रहे हो। तो टेढ़े जाने की जरूरत क्या है जब सीधे जाने पे भी सेम लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। और अगर हम मान लो कि इस तरफ से चलें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ब्रांच बन गई, ये मेन चेन हो गई, और ये एक ब्रांच बन गई, तो ये 7 कार्बन की चेन बनती है। लेकिन अगर हम सीधा काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन की है, इसका मतलब जो वर्ड रूट है वो क्या है, ये ऑक्टेन है। ठीक है, ये कंपाउंड ऑक्टेन है, इसका नाम ऑक्टेन से खत्म होना चाहिए, एंड जो होगा वो ऑक्टेन होगा। अब हम आएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स पे कि इसके सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें देखो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस, तो ब्रांचेस मैंने आपको बताया कि इस कार्बन चेन में से जितने सिंगल सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं वो आपको ब्रांच दिखाएंगे। तो एक हो गई ये, एक ब्रांच हो गई ये, ठीक है, एक ब्रांच हो गई ये, और चौथी ब्रांच हो गई। तो इस कंपाउंड में 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या 4 ब्रांचेस हैं। अब हम इसको लोकेंट्स देना शुरू करेंगे। लोकेंट्स देने के लिए हम कैसे देंगे, हम लोकेंट्स देने के लिए हमें यह पता करना है कि किस डायरेक्शन से हम काउंटिंग करें इस चेन की, जिससे कि हमें जो लोकेंट्स हैं उसका सम सबसे कम आए। अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3, 2 बार तो 3 आएगा। ये देखो 2 बार इथाइल ग्रुप है तो 2 बार 3 आएगा, 1 बार 4 आएगा। अगला कार्बन 4th कार्बन है जिसपे एक ग्रुप लगा है, और 5th कार्बन जो है उस पे एक ग्रुप लगा है, तो 3 3 4 5। लेकिन अगर मैं इस साइड से काउंट करती हूं तो 1 2 3 4, 4th कार्बन से शुरू होता है, फिर 5th कार्बन आता है, फिर 6 and 6। ऑब्वियसली जो ये है ये छोटे नंबर है, तो इसलिए ये लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स इस ग्रुप का होगा। तो इसलिए हमें काउंटिंग किस डायरेक्शन से करनी है, इस डायरेक्शन से, जिससे कि लोकेंट्स का साइज का नंबर जो है वो छोटा आए। ठीक है, अब हम ये भी समझ में आ गया कि हमारी नंबरिंग जो है वो इस साइड से होगी, इसलिए ये सेट है लोकेंट्स का जो हमें यूज करना है। अब सवाल है कि जो हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं ये ग्रुप्स कौन से हैं। ये 2 तो देखो C2H5 है, तो 2 तो आपके पास इथाइल ग्रुप्स हैं, तो E, इथाइल ग्रुप का अल्फाबेट क्या है, E। 2 इथाइल ग्रुप हैं, एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, जैसे इसमें एक इथाइल और एक मिथाइल था, इसमें 2 इथाइल है, एक मिथाइल है, और ये वाला क्या है, ये वाला जो है ये इसमें 3 कार्बन है, लेकिन सेकंड कार्बन, अगर पहला कार्बन जुड़ा होता तो ये सीधा प्रोपाइल होता, लेकिन अगर इसका सेकंड कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ आइसोप्रोपाइल। कॉमन नोमेनक्लेचर में ये कार्बन को जो है हम सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन प्रोपाइल ग्रुप जो है इसमें इस मतलब जो ब्लू पोर्शन के अंदर है उसमें ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी कार्बन भी बोलेंगे या सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोलते हैं, सेक डैश प्रोपाइल। ठीक है, और तीसरा जो है IUPAC नोमेनक्लेचर के जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलो तो इसको हम प्रोपाइल मानेंगे ही नहीं, इसको हम एक चेन मानेंगे CH और CH3 को, और ये इथाइल ग्रुप होगा, और इथाइल ग्रुप को हम बोलेंगे कि फर्स्ट कार्बन पे इथाइल ग्रुप में एक ब्रांच है, मतलब ब्रांच की आगे ब्रांच है, और वो हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको उसका अगला नाम जो हम देंगे वो होगा यहां कहां लिखते हैं, यहां 1 मिथाइल या मेथिल एथिल, एथिल। इंडिया में हम लोग मिथाइल इथाइल भी बोलते हैं, और इंटरनेशनली इसको मेथिल एथिल ग्रुप्स भी बोला जाता है, इसलिए कई बार मैं जानबूझ के इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग बोलती हूं ताकि आपको पता रहे कि ये दोनों प्रोनाउंसिएशंस का मीनिंग यही है कि ये इथाइल या एथिल, मिथाइल, मेथिल, ये ग्रुप्स का सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, बट उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि यही है। तो आप ऑन पर्पस या कई बार अनजाने में भी मैं इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेती हूं। तो
अब ये हुआ सेकेंडरी प्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपिल और 1 मेथिल एथिल। इसका मतलब कि इस ग्रुप को हम 3 नाम दे सकते हैं। और सच तो ये है कि IUPAC में कभी कभी हम ये जो होते हैं कॉमन नेम्स, इनको भी एक्सेप्ट करते हैं। और क्योंकि हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, इन तीनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हम तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, वैसे तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमने कौन सा यूज किया, लेकिन हम इतने पर्टिकुलर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर हम ये वाला यूज करेंगे आइसोप्रोपिल, तो इसमें आइसोप्रोपिल एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, इसलिए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेलेक्ट करते हुए आई को चूज करोगे। सेकेंडरी प्रोपिल में सेकेंडरी जो है सिर्फ जगह बता रहा है, उस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमने उसमें एक डैश लगाया है। इसका मतलब यहां पे जो अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है वो पी है, प्रोपिल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी का एस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करोगे तो आप पी को सिलेक्ट करोगे, एस को नहीं। और ये जो मेथिल एथिल है, इसमें आप एम को गिनोगे, ठीक है, इसमें आप एम को काउंट करोगे, मेथिल एथिल। तो इसलिए जब आपको नोमेनक्लेचर करना होगा और आपको नेम सेलेक्ट करना होगा, तो आपको ये देखना होगा कि आप कौन सा वाला नेम यूज कर रहे हो और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा यूज करो। नॉर्मली क्योंकि ये ज्यादा लंबा है और क्योंकि ये वाला कॉमन नेम एक्सेप्टेबल है और सबसे आसान है, तो हम आइसोप्रोपिल को नॉर्मली सिलेक्ट कर लेते हैं। कई बार इसको सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हमने IUPAC नोमेनक्लेचर बनाया, इसलिए नहीं था कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे, मुश्किल हो जाए समझना, आसान होना चाहिए और बहुत प्रिसाइजली आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड कहां लग रहा है, ताकि आप एग्जैक्टली वही कंपाउंड आप बना सकें। तो इसलिए हम लोग जो है आइसोप्रोपिल यूज कर लेते हैं। अगर हम आइसोप्रोपिल यूज करते हैं तो अब हमारे पास 3 अल्फाबेट्स हैं, एक I, एक E और एक M, ठीक है, ABCD, E, FGH, I। तो E जो है फर्स्ट होगा, I सेकंड होगा और M जो है थर्ड होगा लिखने में, सीक्वेंस में। तो अब लिखना शुरू करें। सबसे पहले हमने कौन सा लिखना है? एथिल। एथिल लिखने कितने एथिल्स हैं? 2, और दोनों की पोजीशन लोकेंट क्या है? थर्ड पोजीशन। तो हम लिखेंगे 3, डैश डाई एथिल। अब डाई ट्राई हो कितना नंबर है उसको भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं यूज करते, ई का, एथिल के ई को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ध्यान देते हैं। 3 डाई एथिल। अब हमने डालना है एथिल के बाद आइसोप्रोपिल, और आइसोप्रोपिल किस पे है, किस पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे। 1 2 3 4 5। सो 3 डाई एथिल, 5 आइसोप्रोपिल, ठीक है, 5 आइसोप्रोपिल एंड 4 मेथिल, और था क्या कंपाउंड? ऑक्टेन, मेथिल ऑक्टेन। तो ये है हमारा कंपाउंड, ठीक है, 3 डाई एथिल, 5 आइसोप्रोपिल, 4 मेथिल ऑक्टेन। अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में। तो ये अब फिर से आ गई है और अब हम आगे इसके साथ सॉल्व करते हैं एक आध। अब इस कंपाउंड को देखो, इसमें कितनी ब्रांचेस हैं? चलो ब्लैक से करती हूं। एक ब्रांच यहां है, ठीक है, और एक ब्रांच यहां है। इस ब्रांच को हम थोड़ा खोल के भी लिख सकते हैं। CH3 होल ट्वाइस का मतलब ये भी होता है कि CH है और उस पे 2 CH3 लगे हैं, इसका मतलब CH3 और CH3। तो ये यही चीज है, CH, CH3, CH3, बस लिखने का तरीका अलग है। तो एक ग्रुप तो हो गया। ये कौन सा ग्रुप था? हमने पिछले उसमें देखा था, पिछले प्रॉब्लम में, आइसोप्रोपिल। और ये जो है ग्रुप, ये दिखने में आपको लगेगा कि जैसे ये आइसोप्रोपिल था, इसका नाम आइसोब्यूटिल होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। लेकिन आइसोब्यूटिल ग्रुप जो होता है वो ये नहीं होता। आइसोब्यूटिल ग्रुप तब होता है जब ये वाला कार्बन अटैच्ड हो। कॉमन नोमेनक्लेचर में IUPAC रूल्स होते हैं, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर की तरह के नहीं होते।
थोड़ा वो वेग रूल्स होते हैं। तो ये आइसोब्यूटिल ना होके ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, ये आइसोब्यूटिल नहीं है। आइसोब्यूटिल में फर्स्ट कार्बन अटैच होता, मतलब अगर ये CH है तो आइसोब्यूटिल होता CH2 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 CH और इस CH2 अगले इसके ब्रांचेस होते, तो ये CH होता और ये दोनों जो है आगे CH3 एंड CH3 यहां होते। तो ये होता ये ग्रुप जो होता ये आइसोब्यूटिल होता। तो ये वाला आइसोब्यूटिल ना होके ये क्या है, ये है सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। तो हमें इसका नाम जो है सेकेंडरी ब्यूटिल रखना पड़ेगा, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले अब हम लॉन्गेस्ट चेन रूल, फर्स्ट रूल को देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, यही होनी चाहिए, है ना। अगर हम मुड़ भी जाएं तो ये ऐसे आएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे देखो ब्रांच कितनी बड़ी हो गई, ब्रांच की आगे आगे ब्रांचेस जा रही हैं, तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये ना करके हम इसको चूज करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस भी आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। वैसे भी ये डेकेन बन गया, सबसे ज्यादा लंबी चेन यही है, तो डेकेन जो है हमारा पेरेंट हो गया। डेकेन पेरेंट हो गया, तो अब हम लोकेंट्स किस डायरेक्शन से देंगे, काउंटिंग किस साइड से करेंगे। अगर हम इस साइड से काउंट करें 1 2 3 4, तो ये फोर्थ लोकेंट आता है 4 और दूसरा है फिफ्थ कार्बन। और अगर हम इस साइड से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 4 जो है वो छोटा है, तो इस साइड से हमें काउंट करना चाहिए। ठीक है, अब जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नेम्स अल्फाबेट्स देखने। ये तो हुआ आइसोप्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल। You're not licking the board, are you? और ये जो है ये हुआ सेकेंडरी ब्यूटिल। मैंने आपको बताया था कि जब हम सेकेंडरी लिखते हैं तो सेकेंडरी का S अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना गिन के P को माना जाता है। तो ऐसे ही यहां पे सेकेंडरी के S को हम नहीं मानेंगे, B को मानेंगे। तो B जो है वो पहले आता है और I जो है बाद में आता है। तो हमें पहले सेकेंडरी ब्यूटिल लिखना है। तो सेकेंडरी ब्यूटिल का वो क्या है, पोजीशन क्या है, 5। लोकेंट क्या है, 5 ना, फिफ्थ कार्बन पे है, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे 5 सेकेंडरी ब्यूटिल, फिर 4 आइसोप्रोपिल, और डेकेन का D जो है कैपिटल नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में होगा, तो इसलिए हम इसे दोबारा लिखेंगे यहां पे प्रोपिल डेकेन। ये रहा हमारा कंपाउंड। अब आ जाओ अगले वाले पे। इस कंपाउंड में एक ही ब्रांच है, ठीक है, और वो ब्रांच कौन सी है, वो ये वाली है। और कितने कार्बन है चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, मतलब ये नोनेन है। नोनेन तो हो गया। अब लोकेंट इस साइड से गिने या उस साइड से गिने, 1 2 3 4 5, इस साइड से 5 है, 1 2 3 4 5, इस साइड से भी 5 है। तो इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस साइड से काउंट कर रहे हैं, लोकेंट सेम आएगा। और वैसे भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, या एक ही है। तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट को नेम, तो अगर कितने थे 9, तो नोनेन तो हमारा कंपाउंड है। और इसको नेम कैसे दोगे, इसको आप एक IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसको आप पेरेंट वो मानोगे। सब्स्टिट्यूएंट में भी एक पेरेंट है और उसके आगे 2 ब्रांचेस हैं, तो हम ये मानेंगे कि ये प्रोपाइल ग्रुप है और प्रोपाइल ग्रुप के आगे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो सेकेंड पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप के 2 मेथिल ग्रुप्स हैं, तो हम बोलेंगे 2 2 डाई मेथिल। और है कौन सा ग्रुप, ये प्रोपिल। और जो प्रोपिल ग्रुप है ये 2 2 डाई मेथिल प्रोपिल जो ग्रुप है ये किस जगह पे लगा था कंपाउंड के, ये फिफ्थ कार्बन पे लगा था। तो 5-2 2 डाई मेथिल प्रोपिल, और नेम क्या है कंपाउंड का, नोनेन। और हमने ब्रैकेट में क्यों डाला,
क्योंकि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट था उसमें आगे और ब्रांचेस थी, और क्योंकि उसमें आगे और ब्रांचेस थी तो उनको हमें इंक्लूड करने, मतलब उसको ये क्लियर करने के लिए कि वो खुद ब्रांच्ड है, हमें उसे ब्रैकेट में डालना पड़ा। सो एम आई गेटिंग किशिश? थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब है आखिरी कंपाउंड। गुड गर्ल, गुड गर्ल। आखिरी कंपाउंड को अब देखो, इसको भी नेम कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, मतलब ये हेप्टेन है, और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक तो ये मेथिल और एक ये एथिल, है ना? एक मेथिल एक एथिल। तो ये हुआ हेप्टेन। एंड लोकेंट्स अगर आपने देखोगे इस साइड से काउंट करो, 1 2 3 आ रहा है, 3 5, है ना? 3 4 5, तो एक सब्स्टिट्यूएंट 3rd कार्बन पे, एक 5th कार्बन पे, और इस साइड से काउंट करो 1 2 3 4 5, फिर से 3 and 5। दोनों तरफ से काउंटिंग करने पे आपको सेम लोकेंट्स मिल रहे हैं। तो अब आप जब नेम लिखोगे तो आप किस डायरेक्शन से काउंट करोगे, कौन से वाले को मानोगे? इस केस में क्या होगा कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो छोटा है, आप छोटा लोकेंट भी उसी का चूज करने का ऑप्शन है आपके पास, तो आप क्यों नहीं चूज करोगे? आप सिर्फ तब नहीं चूज कर सकते जब आपके पास चॉइस ही नहीं है। यहां पे तो आपके पास चॉइस है, अगर आप जिस डायरेक्शन में आपको वो जैसे ये ई है, ये एथिल है, ये मेथिल है, तो ई ये पहले आएगा, तो इसलिए मैं काउंटिंग इस तरफ से करूंगी ताकि एथिल पे लोकेंट भी छोटा आए। ठीक है, तो जब आपके पास ये ऑप्शन है कि सेम लोकेंट्स आ रहे हैं दोनों डायरेक्शन से, तो फिर आप काउंटिंग उस साइड से करो जिस साइड से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी छोटा लोकेंट मिले। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो गया 3rd, यहां से काउंटिंग करेंगे, 3 एथिल, 5 मेथिल, हेप्टेन। तो ये है आपका कंपाउंड। ठीक है, तो ये था नोमेनक्लेचर कुछ हाइड्रोकार्बन्स का। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं पे रैप अप करती हूँ। अगर ये आपको यूजफुल लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।